एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज का मैच नंबर 1 जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा, जबकि दोनों टीमों ने लीग स्टेज में भी 3-3 मुकाबले खेले थे, जिसमें से श्रीलंका ने अपने 3 के तीनों मुकाबले जीते। वहीं पर बांग्लादेश की जो टीम थी इसने 3 में से 2 मुकाबला जीता, 1 मुकाबला हारा और जो मुकाबला इन्होंने हारा 6 विकेट से वो श्रीलंका ही खिलाफ हारा था। तो उस मैच में कैसे परफॉर्मेंस रही दोनों टीमों के प्लेयर्स की और इवन अभी तक की टोटल परफॉर्मेंस को देखते हुए ये हम तय करने वाले हैं कि आज के इस मैच के लिए जो हमारी 6 प्रॉपर टीमें बनेंगी फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए वो कैसे बनने वाली है और इवन दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो कितनी कितनी टीमों में आएंगे, वो क्लियर कट आंसर आपको इस पूरे वीडियो को देख करके पता चलेगा। जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट से, क्योंकि ये जो मैच है ये खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर। मैच होगा 20 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से, मतलब जो लोकल टाइम होती है शाम के 6:30 बजे। और वहां पर जो सेकेंड इनिंग के दौरान अगर कोई चांस बनता है ओस आने का तो वो करीब 8 या 8:30 बजे के अराउंड बनता है। मतलब अगर ओस गिरेगी तब तो कोई भी टीम यहाँ पर बैटिंग निश्चित तौर पर आपको पता ही है सेकंड करना ही प्रेफर करेगी, पहले निश्चित तौर पर बैटिंग बॉलिंग करना प्रेफर करेगी। क्योंकि दुबई का जो ये मैदान रहा है यहाँ पर हमने साफ साफ देखा है, एक तो 2 मुकाबले 2 तरीके के मैदान हर मुकाबलों में यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। एक है अबू धाबी का, एक है दुबई का। अबू धाबी का मैदान आपने देखा है पूरी तरह से खुला हुआ है और हवा चलती है तो एक तरफ से दूसरी तरफ अगर हम बात करें हवा आसानी से पास करती है, तो वहां पर जो गेंद है ना वो हवा में भी स्विंग करती है। पिच के ऊपर थोड़ी बहुत मदद हो तब तो अलग से स्विंग करेगी ही, लेकिन दुबई के मैदान पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी हद तक क्लोज्ड स्टेडियम है, हवा यहाँ पर आर पार करती है नहीं, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी काफी अच्छी खासी क्रिएट होती है। और वो जो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है उसकी वजह से चांसेस लगभग 70 से 80% बन ही जाते हैं कि सेकंड इनिंग में आकर के ओस गिरेगा टेम्परेचर ड्रॉप और ह्यूमिडिटी की वजह से। और उसमें एक और जो फैक्टर प्ले करता है वो ये कि यहाँ की जो पिच है उस पर थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी होती है, हरी घास, जो कि पिच के ऊपर से सीम मूवमेंट कराती है, तेज गेंदबाजों को शुरुआती 6 ओवर में मदद देती है। और इसी वजह से जो अभी तक के 5 मुकाबले खेले गए हैं अगर आप उसमें जाकर के देखें, और उसमें जो पहला दूसरा मुकाबला था पाकिस्तान ओमान और यूएई और इंडिया के बीच में, वो बेसिकली तो एक तरह से मिसमैच ही था। पाकिस्तान ने ओमान की टीम को, इंडिया ने यूएई की टीम को वन साइडेड बुरी तरह से धोया था। और उसमें ज्यादा आप उस पिच को, उस नंबर को देख करके इस पिच को आप जज कर नहीं सकते। लेकिन जो असली मुकाबला हुआ जैसे इंडिया और पाकिस्तान का, जहां पर पहले 6 ओवर के पावर प्ले में पहली इनिंग में 42 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी। उसके बाद हांगकांग श्रीलंका वाले मैच में हालांकि हांगकांग की टीम ने अच्छी शुरुआत करी, 6 ओवर में केवल 1 विकेट गंवाया 42 के स्कोर पर। लेकिन फिर आखिरी वाला जो मैच था पाकिस्तान और यूएई का, जहां पर हमने साफ देखा कि यहां पर पहले 6 ओवर में गेंद अच्छी खासी स्विंग हो रही थी और 39 के स्कोर पर 2 विकेटें पहली इनिंग में, इवन सेकंड इनिंग के अंदर भी 38 के स्कोर पर 3 विकेटें यहां पर गिरी पावर प्ले के पहले 6 ओवर में। और इवन ये चीज आपको हर मैच में वहां पर होता दिखाई पड़ा था, आज भी देखने को मिलेगा। तो जो हवा में स्विंग अबू धाबी के मैदान पर मिलता है वो चीज यहां पर ना होते हुए केवल पहले 6 ओवर में नई गेंद के साथ दोनों इनिंग के दौरान खास करके स्पेसिफिकली पहली इनिंग में थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजों को सी मूवमेंट मिलेगी। बाकी बैटिंग करने के लिए पिच वैसी ही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो डेड ग्रास की कवरिंग होती है जो कि पिच को होल्ड करके रखती है, तो क्रैक्स तो बहुत ज्यादा क्रिएट होते नहीं। इसकी वजह से गेंद अगर कोई बहुत जबरदस्त तरीके का अपने आप में बहुत ही कमाल का स्पिनर हो तो वो टर्न कराता है, अगर स्लोअर बॉलिंग करे तो। लेकिन अगर थोड़ी सी गति पकड़ करके कोई स्पिनर यहाँ पर बॉलिंग करेगा तो उसको टर्न तो मिलने वाली है नहीं। लेकिन इसी में जब लाइन और लेंथ के साथ कोई बॉलर बॉलिंग करेगा तो गेंद उसी डेड ग्रास पर फंस करके बल्ले पर आती है पूरे मैच के दौरान। तो उसी तरीके के बॉलर को सबसे ज्यादा विकेट निकालने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं। तो वो बॉलर हैं कौन वो भी हम आगे देखेंगे। बाकी अभी तक के 5 मुकाबलों में 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। स्पिन को 36 और पेस को 28 विकेटें, जो कि क्लियर कर देती हैं कि स्पिनर्स का डोमिनेशन पूरी तरह से है। 20 पहली इनिंग में, 16 सेकंड इनिंग में और पेसर्स की 28 में से 18 विकेटें पहली इनिंग में। और ये चीज जानना काफी जरूरी था कि पेसर्स यहाँ पर पहली इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पिनर्स की यूजफुलनेस जो है वो सेकंड इनिंग में कहीं जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उसी हिसाब से जो हमारी फाइनल 6 टीम आज के इस मैच की बनेगी, और उस 6 टीम बनाने के पहले जो पिच के बारे में हम जानकारी लेंगे कि एक्चुअली पिच है कैसी टॉस के बाद, वो सारी इंफॉर्मेशन और 6 टीम आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं। दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन होकर के एक्टिव रहिएगा टॉस के बाद, ताकि आपको टीमें वहां पर मिल पाए, पिच रिपोर्ट मिल पाए। और फिलहाल ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो लास्ट वाले मैच में श्रीलंका की तरफ से खेला था। हालांकि आपको सभी को पता होगा कि दिनेश वेलालागे के पिताजी जो थे इनको हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो ये फिलहाल वापस जा चुके हैं श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने यह भी क्लियर करा है कि इस सुपर 4 मैच के पहले ये अवेलेबल भी हो जाएंगे सिलेक्शन के लिए। लेकिन चूंकि दुबई में यह मैच है तो मुझे बहुत ही कम चांसेस दिखाई पड़ते हैं कि दिनेश को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिले। इनकी जहां पर मोस्ट प्रोबेबली कोई तेज गेंदबाज ये लोग लेकर के आ सकते,
चाहे वो मथीसा पथिराना हो, चाहे वो बिनूरा फर्नांडो हो। हालांकि चूंकि 5 मुकाबले हो चुके हैं, अब उसमें से कौन सी पिच यूज होगी कि जिस पर 3 मुकाबला हो चुका है वो वाला, या जिस पर 2 मुकाबला हो चुका है वो वाला, उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो देखना होगा कि दुनित वेलालागे प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं या नहीं। और बाकी आपको पता होगा नुवान थुसारा ने पिछले मैच में 4 ओवर किए थे, दुष्मंता चमीरा 4 ओवर, वेलालागे के 4 ओवर, सनाका और हसरंगा के भी 4-4 ओवर थे, जिसमें इनके पास चरित असलंका का भी एक ऑप्शन है जो कभी कभी बॉलिंग कर देते हैं। इवन यहाँ पर कविंदु मेंडिस भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके पास बेंच पर महीश तीक्ष्णा भी हैं, उनको भी ये टीम लेकर के आ सकती है दुनित वेलालागे की जगह पर। और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि आपने देखा होगा पिछली वाले मैच नुवान थुसारा को कमाल के स्विंग कराते हुए, लेकिन वो मैदान अलग था, ये मैदान अलग होने वाला है। यहाँ पर हवा में गेंद स्विंग होने वाली है नहीं, तो क्या उसका इफेक्ट उनके परफॉर्मेंस पर पड़ेगा या नहीं, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले तो आप श्रीलंकन प्लेयर्स का करियर स्टैट देख लीजिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रथम निशंका है, 68 मैचेस खेल चुके थे टी20 में, 1950 रन बना चुके हैं, 30 का बैटिंग एवरेज है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ना, वो इस एशिया कप के शुरू होने के पहले के हैं, मतलब 3 मुकाबले और हो चुके हैं। उसमें क्या आंकड़े थे वो हम आगे देखेंगे। और इनकी इनिंग के हिसाब से देखेंगे तो पहली इनिंग का 28, तो सेकंड इनिंग का 33 का बैटिंग एवरेज रहा है। ठीक उसी तरह से बाकी प्लेयर्स का दोनों इनिंग का बैटिंग एवरेज देख करके आपको एक आइडिया लगना शुरू होगा कि लगभग सारे ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो इक्वल परफॉर्मेंस देते हैं दोनों इनिंग की बैटिंग में। केवल थोड़ा सा जो कि छोटा करियर भी है कामिल मिश्रा का, तो इनका बैटिंग एवरेज सेकंड इनिंग का बेहतर दिखाई पड़ेगा। हालांकि इस टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने जो बैटिंग करी, पहली इनिंग में कैसी परफॉर्मेंस करी, सेकंड इनिंग में कैसी करी, खेले गए 3 मैचेस में, वो भी हम आगे देख लेंगे। बॉलर्स का जरूर आप देख करके रखिए बॉलिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल पूरे करियर में, जिसमें आपको कितने मैचेस खेले, कितनी विकेटें ली, लेकिन उसी में पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगी, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी है ऑन एन एवरेज 1 विकेट चटकाने में, वो डेटा भी देखना जरूरी है। तो उसको आप देख करके जरूर रखें। और बाकी आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इसी में आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको मैंने नाम बताया कामिल मिश्रा का पीछे, तो अगर आप देखें तो अभी तक के 3 मुकाबलों में तीनों मैचेस में एक खासियत रही है कि श्रीलंका को चेज करना पड़ा है, यानी कि सेकेंड इनिंग की बैटिंग करनी पड़ी है। और उसमें इन्होंने 46 नाबाद 1904 रन की पारियां खेली है, तो बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो इंपैक्ट तो नहीं छोड़ पाए हैं कामिल मिश्रा। लेकिन वहीं पर देखिए प्रथम निशंका बैक टू बैक पहले 2 मैचेस में हाफ सेंचुरी के बाद पिछले मैच में फ्लॉप हो गए। वहीं पर कुशल मेंडिस पहले 2 मैचेस में फ्लॉप होने के बाद पिछले मैच में कमाल की पारी खेल गए। कुशल परेरा लगातार अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट कर नहीं पा रहे। चरित असलंका ने कुछ खास रोल अभी तक प्ले किया है नहीं, बल्ले से भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, बॉलिंग में भी कुछ खास अच्छे टच में दिखाई नहीं पड़े हैं। कविंदु मेंडिस ने पिछले बार में 26 रन की एक छोटी लेकिन बहुत ही कमाल की पारी खेली थी, और बेसिकली इन्हीं की पारी के दम पर पिछला मैच जीत भी गई थी श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ, वरना मुश्किलें हो रही थी। इसके बाद दसुन सनाका ने 1 विकेट लिया, लगातार 3 से 4 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस तो है इस टीम के अंदर। वानिंदु हसरंगा ने पिछले मैच में विकेट नहीं लिया, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन उसके पहले के 2 मैचेस में आप देख ही सकते हैं 3 विकेटें हैं। दुनित वेलालागे को 1 विकेट मिला। बाकी नुवान थुसारा ने पहले 2 मैचेस में थोड़ी सी साधारण परफॉर्मेंस के बाद पिछले मैच में तो कमाल की ही बॉलिंग कर दी थी, जो खेला उसमें 4 विकेटें लेकर के गए। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं दुष्मंता चमीरा, इन्होंने भी 3 मैचेस में 4 विकेटें ले ली हैं। बाकी मथीसा पथिराना को और महीश तीक्ष्णा को एक बार मौका मिला, लेकिन ये दोनों कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। तो ओवरऑल जो प्लेयर्स का फॉर्म है, चाहे खेले गए पिछले 3 मैचेस में या उसके पहले के भी नंबर्स को अगर आप देख लेना है, तो इस टीम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई है तो वह है कुशल मेंडिस, और वो है दूसरे यहाँ पर प्रथम निशंका। और उसके बाद अगर आप आकर के देखें तो बॉलिंग में दिखाई पड़ेंगे वह है वानिंदु हसरंगा, नुवान थुसारा और साथ ही साथ दुष्मंता चमीरा। ये 5 इनके बेस्ट ऑप्शन हैं, जो कि आप जो अपनी 6 टीम बनाएंगे ना, उसमें से 4 से 5 टीमों में तो ये 5 होने ही होने चाहिए। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं, चाहे वो कामिल मिश्रा हो, चाहे कुशल परेरा हो, चाहे चरित असलंका हो, इसमें सबसे बेहतर यूटिलिटी किसकी है? वह है निश्चित तौर पर चरित असलंका की, क्योंकि बॉलिंग की भी चांसेस इनके पूरे होते हैं कि ये बॉलिंग कर जाएं। और पिछले 3 मैचेस में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, तो काफी बढ़िया चांसेस आज बन भी रहे हैं कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस निकल करके आए। तो निश्चित तौर पर बाकी 5 प्लेयर के अलावा ये वो प्लेयर होंगे जो कि कम से कम 3 से 4 टीमों में आपके होंगे। सिमिलरली यही चीज आपको मैं दसुन सनाका को लेकर भी कहूंगा, क्योंकि चरित असलंका बॉलिंग करे या ना करे, लेकिन निश्चित तौर पर दसुन सनाका आपको बॉलिंग जरूर करते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज ध्यान में रखने के सामने बांग्लादेश की टीम है, उसमें लेफ्ट हैंडर्स की अगर भरमार होती है प्लेइंग इलेवन में, जो आगे हम चल करके देखेंगे, तब वहां पर चरित असलंका के भी 2 से 3 ओवर के चांसेस पूरे हो जाएंगे, और उस कंडीशन में दसुन सनाका के ओवर्स कम होंगे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों जो प्लेयर है ना, वो 3-3 टीमों में, मतलब जो आप अपनी 6 टीम बनाएंगे, कम से कम एक प्लेयर तो हर टीम में आपके होना ही चाहिए। और उसके बाद चाहे वो कामिल मिश्रा हो, चाहे कुशल परेरा हो, चाहे कविंदु मेंडिस हो, इनको आप 2-2 टीमों में रोटेट करके, जैसे कम से कम कामिल मिश्रा या कुशल परेरा हर टीम में तो आपके होने ही चाहिए। एक प्लेयर में से, दोनों में से कोई एक प्लेयर हर टीम में आप रखिए। ये इसका मतलब होगा कि 3-3 टीमों में रोटेट हो जाएंगे, और किसी एक या 2 टीम में आप ट्राई कर लीजिए कविंदु मेंडिस को। तो इसी तरीके से आपको टीम बनानी है। बाकी देखना पड़ेगा कि दुनित वेलालागे खेलते हैं या कोई ऑफ स्पिनर खेलता है महीश तीक्ष्णा
कृष्णा जैसा या बिनूरा फर्नांडो पथिराना किसको खिलाते हैं ये टीम, तो उसके हिसाब से वो चीज़ तय हो पाएगा टॉस के बाद। बाकी हेड टू हेड क्या अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि ये जो श्रीलंकन प्लेयर्स है बांग्लादेश के खिलाफ कैसा खेलते हैं। तो दोनों ओपनर्स के आंकड़े तो बहुत ही जबरदस्त है, 37 और 41 का एवरेज है। इवन कामिल मिश्रा भी एक मैच खेल करके 46 रन बना चुके हैं। कुशल परेरा के 12 मैच में 33 का एवरेज है। बाकी लोअर ऑर्डर के जो बैटर थे वो उतना कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, क्योंकि वैसे भी टॉप ऑर्डर्स ने रन बना रखे हैं तो लोअर ऑर्डर्स को मौका मिलता नहीं। बाकी बॉलिंग में देखेंगे तो हसरंगा के 5 मैच में 8 विकेटें हैं, थुजारा के 6 मैच में 13 विकेटें हैं, चमीरा के 4 मैच में 5 विकेटें हैं, पथिराना के 4 मैच में 4 विकेटें हैं, बिनोरा फर्नांडो के 7 मैच में 6 विकेटें हैं, तीक्ष्णा के 8 मैच में 6 विकेटें हैं और 4 मैच में 3 विकेट चमिका करुणारत्ने के। इसके बाद वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखें तो दुबई के इस मैदान पर अगर आप देखें तो तीक्ष्णा बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस है। इवन चमिका करुणारत्ने जो कि इनके पावर प्ले के स्पेसिफिक बॉलर रहे हैं, ये यहाँ पर काफी बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। जो आपको मैंने कहा था कि पावर प्ले में यहाँ पर स्विंग मिलती है उसकी का नतीजा है। पथिराना के 7 मैच 7 विकेट है, लेकिन यहीं पर चमीरा के 11 मैच में 17 विकेट है। इनके साथ तो प्लस पॉइंट है कि पावर प्ले में तो करते ही है बॉलिंग, डेथ में भी 2 ओवर करते हैं। और बाकी थुसारा यहाँ पर एक मैच खेले चल नहीं पाए। बाकी हसरंगा के 25 मैच में 39 विकेटें हैं। और बाकी बैटर्स में देखेंगे ना तो परफॉर्मेंस खास करके पथुम निशंका की काफी अच्छी रही है। कुशल मेंडिस यहाँ पर ज्यादा बेहतर कर नहीं पाए अभी तक। कुशल परेरा के नंबर भी काफी बेहतर रहे हैं, 27 का एवरेज है, तो वो भी अच्छे खासे ऑप्शन बनेंगे। और उसके बाद प्लेयर बैटल में देखें तो पथुम निशंका एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो ऑफ स्पिन पर थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है, ओवरऑल स्पिन पर ही दिक्कत होती है। अगर आप देखें तो मेहदी हसन के ऑफ स्पिन पर 29 गेंद पर 31 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं और इस टूर्नामेंट में भी 1 बार आउट हो चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान पर तो बहुत अच्छा खेले हैं, रिशद हुसैन पर 1 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद कुशल मेंडिस की बात करें तो ये मुस्तफिजुर रहमान और कुशल मेंडिस की अगर मैं बात करूं तो इनको बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी खास तौर पर परेशान करती है, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान इनको 4 बार आउट कर चुके हैं 46 गेंद पर केवल 69 रन देकर के। सॉरीफुल भी एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज 24 गेंद पर केवल 24 रन देकर के 1 बार आउट कर चुके हैं। तस्किन और रिशद हुसैन पर काफी बेहतर खेलते दिखाई पड़े हैं। और वहीं पर देखें यहाँ पर कुशल परेरा जो कि है एक लेफ्ट हैंडर, तो थोड़ा सा ऑफ स्पिन उस पर इनका बैटल बनता भी है। मेहदी हसन इनको 2 बार आउट कर भी चुके हैं 7 गेंदों पर, और इस सीरीज में भी 1 बार आउट कर रखा है इस टूर्नामेंट के अंदर भी। बाकी मुस्तफिजुर को, तस्किन को, किसी की बागी बॉलर खास करके स्पिनर के खिलाफ ना थोड़े से आंकड़े कमजोर हैं। बाकी कामिल मिश्रा राइट एंड मीडियम पेस पर थोड़ा फंसते हैं, जो गेंद स्विंग कराने में कामयाब होते हैं तेज गेंदबाज। और बाकी असलंका हो गए, कमिंदु मेंडिस हो गए, बाकी दसुन सनाका हो गए। एक कॉमन चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि इनके जो लोअर ऑर्डर बैटर्स हैं ना वो लेग स्पिन के खिलाफ, चाहे वो असलंका हो, चाहे वो कमिंदु मेंडिस हो और चाहे दसुन सनाका हो, इवन ऑफ स्पिन पर भी। तो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन ऐसी 2 टाइप ऑफ बॉलिंग है जिसमें बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी मिला दीजिए, ये 3 तरीके की बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है ना वो हमेशा काम करता है श्रीलंका की बैटिंग अटैक के खिलाफ। जिसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुस्तफिजुर तो हैं ही, सोरीफुल खेलते तो सोरीफुल भी रहेंगे, बेंच पर आपको दिखाई पड़ेंगे। और बाकी समीम हुसैन और सैफ हसन जैसे 2 खिलाड़ी पिछले मैच में खेले थे, ये दोनों पार्ट टाइम ऑफ स्पिन की भूमिका निभाएंगे। जिसमें समीम हुसैन ने तो 1 ही ओवर किया था पिछले मैच में, सैफ हसन ने 3 ओवर कर दिए थे, लेकिन उन 3 ओवर में इनकी पिटाई भी हुई थी। 3 ओवर में 39 रन दे दिए थे। मेहदी हसन पिछला मैच नहीं खेले थे, मुझे काफी अच्छे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं कि मेहदी हसन आज प्लेइंग 11 में खेल जाएं। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है ही, और बॉलिंग के जो ऑप्शंस हैं जिसमें नसूम अहमद लास्ट वाला मैच खेले थे 4 ओवर पूरे करे थे, तस्किन अहमद ने 4 ओवर करे थे, मुस्तफिजुर ने 4 ओवर करे थे, रिशद हुसैन ने 4 ओवर करे थे। तो ये चौकड़ी तो आपको देखने को मिलेगी ही। बाकी अगर मेहदी हसन आ जाते हैं तो आपको सैफ हसन और समीम हुसैन से उतनी बॉलिंग होती दिखाई नहीं पड़ेगी, तब इनके ओवर्स कटेंगे, जाएंगे मेहदी हसन के पास। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी करियर के आंकड़े भी देख लेने हैं बांग्लादेशी प्लेयर्स के भी, जैसे आपने श्रीलंकन प्लेयर्स के देखे थे, इसको मैं रिपीट करूंगा नहीं। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो पिछले मैच में तो खास करके एज ए बॉलिंग यूनिट इस टीम ने कमाल की ही परफॉर्मेंस करी थी। रिशद हुसैन ने 2 विकेट लिया, 2 विकेट नसूम अहमद ने लिया, तस्किन अहमद ने 2 विकेट लिए, 3 विकेट मुस्तफिजुर ने लिए सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। और उसके पहले भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक ही रही थी बॉलर्स की। और बैटर्स की बात करें तो तंजीद हसन पहले 2 मैच में फ्लॉप होने के बाद पिछले मैच बहुत अच्छा खेले। सैफ हसन ने धीमी लेकिन 30 रन की पारी खेली। और अगर आज खेलते हैं ये, मेहदी हसन नहीं खेलते हैं, मेहदी हसन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर ये नहीं खेलते हैं, जिन्होंने 2 विकेट श्रीलंका के खिलाफ लिए भी थे, तब सैफ हसन की यूटिलिटी ना सिर्फ इवन सैफ हसन की बल्कि वहीं पर समीम हुसैन पटवारी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बॉलिंग के चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। सैफ हसन से बेहतर बॉलिंग ऑप्शन में मानूंगा समीम हुसैन को, भले पिछले मैच में 1 ओवर करा था, बाकी उसके पहले की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ठीक ठाक ही रही थी। और बाकी लिटन दास भी पहले 2 मैच में अच्छा खेले, पिछले मैच में नहीं चले। तौहीद हृदय 3 मैचेस में से 2 मैच अच्छा खेल करके आए हैं। तो इस पूरी की पूरी लाइनअप में अगर आप देखें ना तो इनके जो बॉलर्स हैं खास करके, चाहे वो रिशद हुसैन हो, चाहे वो नसूम अहमद हो, चाहे तस्किन अहमद हो, ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको मैं सीधे सीधे कहूंगा कि अगर ये खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में तो 5 से 6 टीमों में आप इनको रख सकते हैं। लेकिन उसी में ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मेहदी हसन खेलते हैं तब तो मेहदी हसन की वही भूमिका हो
हॉबी की कम से कम 4 से 5 टीमों में रहें, नहीं खेलते हैं तो वही भूमिका आपको शमीम हुसैन को देनी पड़ेगी, कम से कम 4 से 5 टीमों में रखना पड़ेगा। और बाकी जो बैटर्स हैं ना, उनको आपको 3-3 जैसे टॉप 4 की जो बैटिंग लाइनअप है इनकी, टॉप 4 बैटर्स जो हैं उसमें से कम 2 से 3 बैटर हर टीम में आपके होंगे। उस तरह से आपको रोटेट करके टीम बनानी है। कहने का सीधा मतलब है कि 3-3 टीमों में अगर आप 2-2 प्लेयर रखते चलाएंगे तो रोटेशन हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कोई ऐसी टीम भी बना रहे हैं जिसमें आप मान करके चल रहे हैं कि पहली इनिंग की बैटिंग हो, शुरुआत अच्छी नहीं हो इस टीम की, चूंकि सामने की टीम में पावर प्ले के बॉलर बहुत अच्छे हैं, तो टॉप ऑर्डर के दोनों बैटर को हटाइए, तौहीद हृदय और जाकिर अली को कॉम्बिनेशन बनाइए। एक टीम में लिटन दास और जाकिर अली का कॉम्बिनेशन बनाइए। बाकी बॉलर्स तो कई सारे आपके पास हैं ही, और अगर मेहदी हसन नहीं खेलते हैं तब तो मुस्तफिजुर की भी यूटिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी, स्पेसिफिकली चाहे पहले बॉलिंग की हो चाहे सेकंड बॉलिंग की हो। तो निश्चित तौर पर उस तरह से आपको प्लेयर्स ट्राई करने हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो बैटिंग में बहुत ज्यादा कामयाबियां रही नहीं है। 5 मैच में केवल 1.73 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है तंजीद हसन का श्रीलंका के खिलाफ, बाकी मैच में फ्लॉप हुए हैं। बाकी लिटन दास और तौहीद हृदय ठीक ठाक खेलते रहे हैं। और उसके बाद बॉलिंग में देखेंगे तो रिशद हुसैन के 8 मैच में 10 विकेटें हैं, 1 मैच में 10 विकेट नसूम अहमद, 2 विकेट नसूम अहमद के हैं, तस्किन के 9 मैच में 10 विकेटें हैं, मुस्तफिजुर के 16 मैच में 20 विकेटें हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने है, जहां पर इस मैदान पर काफी कामयाब रहे हैं शरीफुल इस्लाम 2 मैच में 4 विकेटों के साथ। और इवन यहां पर तस्किन अहमद भी चले हैं। मुस्तफिजुर के नंबर्स इस मैदान पर ठीक ठाक हैं। बाकी बैटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस इस मैदान पर किसी को है नहीं, नंबर्स जो भी है किसी प्लेयर के वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद प्लेयर बैटल की बात करें तो वो आपके सामने है। और सीधे सीधे अगर आपको मैं कहूं तो एक तो लेग स्पिन बॉलिंग, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, वो हमेशा बहुत यूजफुल होती है इस बांग्लादेशी टीम के खिलाफ। चाहे वो सैफ हसन हो लेग स्पिन पर फंसते हैं, तंजीद हसन हो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, 4 बार 51 गेंद पर, इवन नुमान थुसारा पर भी 3 बार आउट हो चुके, 27 गेंद पर 27 रन बना करके इस सीरीज में भी 1 बार आउट हुए हैं। उसके बाद लिटन दास की बात करें तो इनके भी नंबर्स देखेंगे तो ऑफ स्पिन पर बहुत ही खराब है, इवन वालिंदु हसरंगा की लेग स्पिन पर भी। और उसके बाद अगर आप देखें तौहीद हृदय को तो ये भी हसरंगा पर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ बॉलिंग पर फंसते रहे हैं। बाकी सनाका और नुमान थुसारा ने भी एक बार सस्ते में आउट किया है। तो लेग स्पिन खास करके इस टीम के खिलाफ काफी अच्छी यूजफुल होती है। और निश्चित तौर पर अगर कोई एक अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है तो वो भी काफी कामयाब होता है। और चूंकि इस टीम के अंदर ना लेफ्ट हैंडर्स हैं, चाहे वो तंजीद हसन हो चाहे वो नीचे शमीम हुसैन पटवारी हो, तो इस वजह से ऑफ स्पिनर्स भी इस टीम के खिलाफ गेम में हमेशा आ जाते हैं। बाकी के बैटर्स के भी नंबर आप देखेंगे तो लगातार लेग स्पिन आपको गेम में दिखाई पड़ेगा। और ये तो काफी हद तक क्लियर है कि श्रीलंका की टीम आज के इस मैच में फेवरेट होने वाली है। और इसी वजह से देखेंगे सबके कॉमन कप्तान के ऑप्शन जो हैं प्रथम निशंका और वालिंदु हसरंगा, वो श्रीलंका से ही होने वाले हैं। लेकिन उसी में कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन भी है, जैसे सैफ हसन। लेकिन सैफ हसन तभी अगर मेहदी हसन नहीं खेल रहे हैं तो, और साथ ही साथ यहाँ पर कुशल मेंडिस और लिटन दास भी कुछ अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो भी आज के इस मैच की फाइनल 6 टीमें बनेंगी और जो पिच रिपोर्ट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर देने वाला हूं, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन होना है। और बाकी उससे भी बेहतर है कि वीडियो पूरा देख करके अपनी टीम खुद से बनाइए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।